बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति राणा। इस शो में हम आपको बताते हैं आज बाजार का कैसा रहा हाल और कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज शो में अपनी राय देंगे वो हैं आज हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है सर आपका बाजार आज और कल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है अपनी रिसर्च के साथ। आज देवांशी आशर से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, कुशल से जानेंगे क्यों फोकस में रहे टेलीकॉम शेयर, साथ ही आशीष हमें बताएंगे सितंबर में HCL टेक में 22% का उछाल क्यों आया, और वरुण से जानेंगे GMM फॉडलर का OFS आज नॉन रिटेल के लिए खुला है, उसके बारे में जानकारी। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कैसा रहा आज बाजार का कारोबार उस पर नजर डाल लेते हैं। लगातार हमने देखा कि दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा और चौथे सत्र में बाजार लाल निशान में बंद हुए। पूरे दिन बाजार पर बिकवाली हावी रही। हालांकि अंतिम घंटे में ग्लोबल संकेतों में जैसे ही सुधार नजर आए, बाजार भी कुछ संभलने में कामयाब रहे। खास तौर पर आईटी और फार्मा को अगर छोड़ दिया जाए तो NSE के सभी इंडेक्स आज गिरकर ही बंद हुए हैं। सेंसेक्स 300 और निफ्टी 97 अंक गिरकर बंद हुए हैं। और संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है, ये आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 2072 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 878 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो सबसे पहले आज एडिटर स्टेक में अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आज हमने जो लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट का रुख देखा है और बिकवाली हावी देखी है, गिरावट की अहम वजह रही क्या है? दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन उसके बावजूद खुले उतने कमजोर नहीं और एक बार हरे निशान में आने की कोशिश भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने की, लेकिन दो बड़े अहम लेवल उसे पार करने में रहे नाकामयाब। 11,300 निफ्टी पर और 21,500 बैंक निफ्टी पर। और उसके बाद लगातार वॉलेटिलिटी दिन भर देखने को मिली और दिन के अंत में बाजार नुकसान के साथ ही बंद होते हुए दिखे। तो एक और डर ग्लोबल मार्केट्स का, दूसरी ओर डर FIs और फंड्स की बिकवाली का, तीसरी ओर डर सीमा पर तनाव बरकरार रखने का। लेकिन चौथी ओर जो रिकवरी निचले स्तरों से आई वो दो वजह से। एक, बाजार काफी हद तक ओवरसोल्ड हो चुके हैं, मंथली एक्सपायरी के ठीक 2 दिन पहले थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी। और दूसरा, चूंकि काफी पैसा है बाजार में और कई सारे इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे करेक्शन का ताकि वो एंटर कर पाए, तो थोड़ी वैल्यू बेस्ड बाइंग आपको निचले स्तरों से आती हुई दिखी। तो फाइनली 96 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ, वहीं 250 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में आज रहा। जी अनिल जी, आपके पास फिर से आएंगे और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे आप जब बाजार खोलेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी देवांशी के पास चलते हैं, जिनसे अब हम जानना चाह रहे हैं कि किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था आज। देवांशी, किन सेक्टर्स में खबरों के दम पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? बाजार में आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन दो सेक्टर्स आईटी और फार्मा, ये दोनों सेक्टर्स ने थोड़ा सा सहारा जरूर दिया है बाजार को। लेकिन इसके अलावा सारे इंडाइसेस आज लगभग लाल निशान के साथ ही कारोबार करते हुए दिखे। फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी, ऑटो स्टॉक्स में भी आज सबसे ज्यादा गिरावट होती हुई दिखी। सबसे पहले अगर वायदा बाजार की बात करें तो आज आप देखिए IT स्टॉक्स और फार्मा लीड करते हुए दिखे। HCL टेक, डीवीज लैब, TCS और सन टीवी, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश पोजिशन बनती हुई दिखी। और इसके अलावा अगर लूजर्स की बात करें तो भारतीय इंफ्राटेल, HPCL, बॉश, एक्सिस बैंक, अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिखी। साथ ही आज आप देखिए फार्मा स्टॉक्स आज गेन करते हुए दिखे। फिर एक बार डीवीज लैब, स्पार्क, सन फार्मा, हिकाल, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। और इसके अलावा अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें जहां पे तेजी दिखी, TCS आज फिर एक बार रिकवर करता हुआ दिखा। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, वाइनट्री, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज जमकर खरीदारी आती हुई दिखी। फाइनेंशियल्स और बैंक्स दोनों में आज लाल निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे। बैंक्स में आप देखिए इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक में आज गिरावट थी। और फाइनेंशियल स्टॉक्स में NBFCs में आप देखिए M&M फाइनेंशियल्स में आज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। बजाज होल्डिंग में भी आज गिरावट
गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए, जहां पे ऊपरी लेवल से काफी कमजोरी होती हुई दिखी। टाटा मोटर्स, मारुति लीड करते हुए दिखे। हीरो मोटोकॉर्प में भी आज कमजोरी ही आज आती हुई दिखी। और इसके अलावा दिन भर जो आपको सी पर सुपर हिट कॉल्स रिकमेंड किए गए थे, इन सब में शानदार कमाई होती हुई दिखी है। बंधन बैंक आपको बंसल जी और कुणाल जी ने रिकमेंड किए थे। जुबिलेंट फूड आपको सुमित जी का रिकमेंडेशन थी। मुथूट फाइनेंस, कैनरा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ आज रिकमेंडेशन दी गई थी आपको शो में। और दिन भर आज हमने इन स्टॉक्स में एक्शन आता हुआ दिखा। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्क्स की बात करें तो आज बाजार में कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। जी, शुक्रिया देवांशी। किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था वो बताने के लिए सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख करते हैं। विकास जी, हमने देखा बिकवाली का दबाव पूरे दिन बाजार पर नजर आया। सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्या वजह इसकी रही? दूसरी, इसके दम पर अगर कल किसी को इंट्राडे पिक चूज करना है तो वो कौन सा होगा? और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए पोजिशनल व्यू आपकी कौन से स्टॉक पर होगी? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार का जहां तक सवाल है, कल जो भारी गिरावट बाजार में हुई उसके मुख्य कारण थे एक तो जो हांगकांग से खबरें आने लगी कि हांगकांग बैंक HSBC और स्टैंड चार्ट के ऊपर कुछ फ्रॉडुलेंट फंड्स ट्रांसफर की खबरें आई, उसके कारण से उस पर दबाव था। और उसके अलावा यूएस के बाजार, फिर जिस तरह से यूरोप में माना जाने लगा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो शुरू हो गई है और कई कंट्रीज लॉकडाउन वापस करने वाले हैं, तो इन सब के मद्देनजर एक भारी गिरावट कल हमने देखी, जो आज भी भारतीय बाजारों में भी जारी थी और इंटरनेशनल क्यूज भी नेगेटिव थे। बट अब अगर हम कल का बाजार देखें तो आज हमको यूएस पे पूरी नजरें हैं, बट वहाँ के बाजार भी काफी वोलेटाइल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब चेक किया तो डाउ जोन्स अराउंड 100 पॉइंट के करीब की तेजी दिखा रहे थे और वो अब नेगेटिव हो गए, तो उस तरह की वोलेटिलिटी वहाँ पे भी है। बट मेरा मानना है कि ये 3-4 दिनों की गिरावट के बाद अब बाजार में थोड़ा बाउंस बैक की उम्मीद करनी चाहिए। एक तो परसों एक्सपायरी भी रहेगी और बाकी गिरावट भी एक तो मुझे लगता है ओवरसोल्ड जोन में है मार्केट, तो यहाँ से थोड़ी बहुत बाउंस बैक या थोड़ी बहुत रिकवरी बिल्कुल एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब जहां तक कल के लिए इंट्राडे पिक का सवाल है, तो मुझे एक स्टॉक जो कल के लिए अच्छा लग रहा है वो है MCX, जहाँ पे आज अच्छी खबरें भी आई है। जो आज इनको मेटल्स में, बेस मेटल्स में ट्रेडिंग की जो अप्रूवल मिली है, जो कि अक्टूबर में शुरू करेंगे, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी खबर है और उसके ऊपर ये स्टॉक में कल एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे मेरा कल का टारगेट रहेगा 1670 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1600 रुपए का। और जहां तक एक पोजिशनल कॉल का सवाल है जो 7 से 10 दिन के लिए, तो उस सेगमेंट के लिए मैंने आज पिक किया है एक मिड साइज केमिकल कंपनी का नाम है नोसिल। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि रबर केमिकल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी 18-19 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, अच्छा बिजनेस है, एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल भी कंपनी ने बहुत अच्छी दर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ बताई है। और FIIs, DIIs का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 15% स्टेक उनकी भी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को 120 के आसपास के लेवल्स पे, सॉरी आज 129 के लेवल पे क्लोज हुआ है, इस लेवल पे खरीदना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना है 120 का और मेरा पोजिशनल तौर पे इस पे टारगेट रहेगा 150 रुपए का। तो दो हमने स्टॉक जाने हैं। इंट्राडे में MCX पर खरीदारी की सलाह विकास सेठी की, और पोजिशनल पिक मतलब हफ्ते भर की खरीदारी NOCIL में करने की सलाह विकास जी ने दी है। सर आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स पर जरा अपना फोकस डालते हैं। टेलीकॉम पर AGR की तलवार लटक रही है। फोकस में टेलीकॉम शेयर आज रहे हैं और DOT ने टेलीकॉम कंपनियों से मांग की है। अब क्या इसका असर होता है टेलीकॉम स्टॉक्स पर, पूरी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल बताइए, क्यों फोकस में रहे आज टेलीकॉम स्टॉक्स? जी, तो AGR बकाया मामले पर DOT और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में जो मतभेद था, DOT की तरफ से अब वो सफाई होती हुई नज़र आई है, सफाई जारी करते हुए दिखे हैं वो, और उन्होंने ये कहा है कि 31 मार्च 2021 तक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास हुआ था कि 10% कुल AGR बकाया का अपफ्रंट पेमेंट आपको करना होगा, उस पर कोई भी जो है अब डाउट नहीं है DOT की तरफ से। और उन्होंने ये बोल दिया है कि इरिस्पेक्टिव जो भी आपने अभी तक पेमेंट किया है उसके अलावा आपको 10% जो है अपफ्रंट पेमेंट कुल AGR बकाया का करना होगा। इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनियां जो है वो अब अपनी लीगल टीम से बात कर रही हैं और उनकी तरफ से क्या व्यू पॉइंट निकल कर आता है वो देखना होगा, क्योंकि अब तक वो ये मानकर चल रहे थे कि 10% का कुल भुगतान जो है AGR बकाया का वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब जो ड्यू डेट पड़ती है वो 2022 की पड़ती है उनके हिसाब से, पर DOT की तरफ से जो है अब अगले 4-5 महीनों में वोडाफोन आइडिया को करीब 5800 करोड़ रुपए पे करने होंगे, वहीं भारती एयरटेल को ऑलमोस्ट
4400 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। जहां तक अभी तक भुगतान की बात है, वोडाफोन आइडिया ने करीब 13.5% पे किया है कुल एजीआर बकाया का, और साथ ही भारतीय एयरटेल देखें तो 41% वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो भारतीय एयरटेल के लिए ये उतना चिंता का विषय नहीं है जो उनके कैश ऑन बुक्स है और जिस हिसाब से उन्होंने फंड रेजिंग की है। पर वोडाफोन आइडिया के लिए चिंता का विषय है क्योंकि उनके कैश ऑन बुक्स में उतने ज़्यादा जो है अभी अमाउंट नहीं है। अब देखना होगा कि किस हिसाब से टेलीकॉम कंपनियां इस पर जो है अपना वक्तव्य रखती हैं। पर वोडाफोन आइडिया में जिन भी बैंकों का एक्सपोजर है वो फोकस में रहेंगे, खासकर एज अ परसेंटेज ऑफ लोन बुक अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और येस बैंक जैसे स्टॉक्स जो हैं वो फिर से अंडर प्रेशर आ सकते हैं अगर 31 मार्च 2021 तक इनको ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ रुपए का भुगतान करना हो तो। जी, टेलीकॉम कंपनियों पर खबरों के दम पर क्यों दबाव रहा, इस पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कुशल। लेकिन विकास जी, इस पूरी खबर के दम पर वोडाफोन आइडिया करीब 3% फिसल गया। हालांकि भारतीय एयरटेल में हमने तेजी जरूर देखी। इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपका व्यू क्या है और क्या आप कोई इस पे से स्टॉक रेकमेंड करेंगे टेलीकॉम की बात करें तो? देखिए स्वाति, जिस तरह से जो भी जजमेंट आया के बारे में जो कि काफी दिनों से चल रहा था और बाजार उस पर काफी कंफ्यूज था, बट अब ये जो जजमेंट आने के बाद मुझे लगता है जो टॉप पिक रहेगी वो रहेगी मेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि रिलायंस जियो का प्ले रहेगा। बट उसके अलावा अगर आपको प्योर टेलीकॉम प्ले देखना है तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल इज मच बेटर। एक तो स्टॉक में अपने ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट हो गई है, 615 के हाइट से घटते हुए ये आज 470-71 के लेवल पे स्टॉक आ गया है। और जिस तरह की इनकी बैलेंस शीट है या जिस तरह से इन्होंने ऑलरेडी फंड जुटा लिए हैं और काफी कुछ भुगतान भी कर दिया है, मुझे लगता है भारतीय एयरटेल वुड बी सेफ बेट। और इन लेवल से भारतीय एयरटेल पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है इन लेवल पे बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, वापिस से एक झटका लगा है। ये जो खबरें आई कि जो इन्होंने अभी तक भुगतान कर दिया है उसको अलग रखते हुए जो 10% का फ्रेश भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अभी तक माना जा रहा था कि इन्होंने ऑलरेडी 10% का चूंकि भुगतान कर दिया है, तो जो आगे भुगतान करना वो अब 2022 में एप्लीकेबल होगा। तो उस लिहाज से देखें तो थोड़ी सिचुएशन खराब है, बट ये भी फंड जुटाने के लिए बिल्कुल सीरियसली कोशिश कर रहे हैं। अगर वहां से कुछ अच्छी खबरें आती है तो ये स्टॉक भी वापस से 12 के लेवल तक आ सकता है। तो टेलीकॉम सेक्टर में विकास जी कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल में खरीदारी की जा सकती है। आपसे बातचीत जारी रहेगी विकास जी, लेकिन इस बीच HCL टेक से जुड़ी हुई खबर है जिस पर एक्शन क्या रहा वो जरा बता दें दर्शकों को। सितंबर में HCL टेक में 22% का उछाल देखने को मिला है और सितंबर तिमाही में दमदार नतीजे रहेंगे, ये पूरी खबर है। इस पर लेकिन थोड़ा और डिटेल कुशल गुप्ता से जानते हैं। कुशल, जरा बताएं HCL टेक में एक्शन की वजहें क्या रही हैं? माफ कीजिए, आशीष है हमारे साथ, आशीष बताएंगे। आशीष बताइए HCL टेक में उछाल की वजह। देखिए, HCL टेक ने पूरे IT पैक को आउट परफॉर्म किया है, जहां पर इन्फोसिस और TCS जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने 10% का रिटर्न दिया सितंबर के महीने में। HCL टेक में 22% तक की तेजी देखने को मिली थी और इसके पीछे का कारण ये है कि सितंबर महीने में अगर आप देखें तो कंपनी ने 850 करोड़ में एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी DWS का अधिग्रहण किया और यहाँ से माना जा रहा है कि एक फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्सपांशन होते हुए नजर आएंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो Q2 के नतीजे आएंगे वो अनुमान से बेहतर देखने को मिलेंगे। जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था आय का और मार्जिन का, उसे सरपास करते हुए नजर आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस तिमाही में अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय ग्रोथ है वो करीब 3.5% रहेगी, मार्जिन 21% के आसपास देखने को मिलेगा। यानी जो गाइडेंस है इससे ज्यादा मार्जिन की उम्मीद लगाई जा रही है, इसका ही असर देखने को मिलेगा। अब तक इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया और अच्छे गाइडेंस के चलते ऐसा माना जा रहा है कि स्टॉक में आगे भी बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशीष HCL टेक की खबर को बताने के लिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। GMM फॉडलर का OFS आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला था। ऑफर फॉर सेल में कल रिटेल निवेशक पैसा लगा पाएंगे। अब शेयर 10% के लोअर सर्किट पर बंद हुआ है। वरुण दुबे हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। वरुण, शेयर क्यों टूटा आज, ये आपसे जानना चाहेंगे और इसके पीछे और क्या जानकारी है जो मिलकर आई है GMM फॉडलर के बारे में? देखिए, GMM फॉडलर में गिरावट का कारण है इस कंपनी का OFS। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने OFS के जरिए करीब 26 लाख शेयर्स बेचने का ऐलान किया है। सिर्फ यही नहीं, 15.25 लाख अतिरिक्त शेयर्स बेचने का भी यहाँ विकल्प रखा गया है। ये OFS जो है नॉन रिटेल के लिए 22 तारीख को खुलेगा, रिटेल के लिए 23 तारीख को खुलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इस OFS का प्राइस, जो कि कल के क्लोजिंग से
33% डिस्काउंट पे है, यानी कि करीब 3,500 रुपये पे ये OFS के ज़रिए स्टेक बेचने वाले हैं। ये एक दिक्कत की बात। दूसरी दिक्कत की बात ये है कि SLB में, यानी कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में अच्छी खासी पोजीशन बिल्टअप हुई है शॉर्ट के तरफ, यानी कि किसी न किसी को शायद ये संदेह था कि यहाँ पे काफ़ी स्टीप डिस्काउंट पे OFS आ सकता है और इसके लिए इस तरह की पोजीशन बिल्टअप की गई। तो ये भी एक कारण था जिसने कहीं ना कहीं स्टॉक पे दबाव बनाया। तो OFS और SLB में जो पोजीशन क्रिएट की गई उसके चलते आज स्टॉक में जम के गिरावट देखने मिली है। जी शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए आपका। विकास जी, GMM फॉडलर ऑफर फॉर सेल में कल रिटेल निवेशक पैसा लगाएंगे, आपकी क्या सलाह रहेगी इस पे? देखिए स्वाति, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हूँ कि ये कंपनी जिसने बाजार को इतना आउट परफॉर्म किया, जो कि एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, उसके प्रोमोटर्स के मतलब छोटी हिस्सेदारी नहीं 17-18%, और अगर वो ग्रीन शू ऑप्शन के लिए भी मंजूर करते हैं तो उससे भी बड़ी हिस्सेदारी, और वो भी 33% डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो दैट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में जिन्होंने नेचुरल लेवल्स पे लिया हुआ उनको तो करंट लेवल्स पे अगर बेच पाते हैं, कल ये साइड पे नहीं रहता, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इस OFS में हालांकि वैल्यूएशन हमेशा से इसके एक्सपेंसिव रहे हैं, बट बिजनेस अच्छा है, एक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कैटर करती है, जो कि आजकल काफी पसंदीदा सेक्टर्स है, तो उस लिहाज से स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता नहीं है स्टॉक। तो मेरी राय रहेगी जो प्रॉफिट्स में है, जो भी निवेशक जिन्होंने नेचुरल लेवल्स पे लिया है उनको प्रॉफिट बुक करने चाहिए। और OFS को भी, सॉरी, इसके जो OFS है, जो फॉलो पब्लिक ऑफर है 3500 के लेवल्स पे भी, क्योंकि प्रोमोटर्स अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, कारण अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है, मुझे लगता है उस पर भी अप्लाई करने की सलाह नहीं रहेगी, मैं नहीं करना चाहिए। जी विकास जी, थोड़ी देर में फिर से आपके पास आते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू भी आपका जानेंगे किस स्टॉक पर है, लेकिन अब वक्त हमारे शो के स्पेशल सेगमेंट का हो गया है, शर्मा जी के ऑप्शन का। तो शो के सेगमेंट पे हम आपको बताते हैं अगले दिन के बाजार में बम्पर का वो कौन सा ऑप्शन है जो कमाई आपको कराएगा। सीधे HDFC के वीके शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका बाजार आज और कल में। बताइए कहां पर बम्पर कमाई के कल मौके मिलेंगे? जी नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं मानता हूं कि बम्पर तो मौका नहीं, पर मौके जरूर हैं। कल हालत थोड़ी खराब थी, आज हालत थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो 2 स्टॉक हैं जो टेक्निकली भी अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, उन्हीं के अंदर मैं ऑप्शंस लेके आया हूँ। और ये ध्यान रखिए, ये ऑप्शन सितंबर महीने के ही हैं, अक्टूबर के नहीं हैं। तो आप भली बात ही समझ लेना कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे काफी हो सकती है। अगर आपका ब्रोकर आपको मार्जिन का क्लैरिफिकेशन मिल गया हो तो ये करें, अदरवाइज मार्जिन आपको भारी भरना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से सितंबर महीने का सिप्ला के अंदर 780 का कॉल 9.5 रुपए पे ले, 5 रुपए का स्टॉप लॉस और 17 रुपए का टारगेट। विप्रो दूसरा सितंबर महीने का एक कॉल 315 का 3 रुपए 1 पैसे पे लास्ट ट्रेडिंग थी, वहां पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 1 रुपए 70 पैसे का और टारगेट रहेगा 6। ऑब्वियसली अगर आपने लिया है तो आप थर्सडे तक खड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद। कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने के लिए सीधे चलते एक बार फिर से अनिल जी के पास। अनिल जी, कल के लिए बाजार को कहां से ट्रिगर्स मिलेंगे ये आपसे जानना चाहते हैं, और निफ्टी बैंक के किन अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, सबसे बड़ा ट्रिगर आपको मिलेगा अमेरिकी बाजारों से और साथ ही यूरोप के बाजारों से। यूरोप में किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, स्पेशली यूके में, ब्रिटेन में, वो देखने लायक होंगे। और अमेरिकी बाजार जो बड़े सुस्ती के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे थे, दिन भर डाउ फ्यूचर्स भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त 40 पॉइंट नीचे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स आधा % मजबूत। तो अमेरिका का मजबूत सेशन अगर बनता है तो वो भारतीय बाजारों में कल कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन जो अहम लेवल्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, 11,100 मजबूत सपोर्ट जोन है। और अब जो फ्रेश कमजोरी अगर होनी है तो इन्हीं लेवल्स के नीचे 11,000 के नीचे होगी। ऊपरी स्तरों पर 11,300 से 11,450 ये वो रेंज है जहां पर बाजार में अच्छी खासी बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी 20,900 21,000 ना तोड़े तब तक ठीक, लेकिन एक्सपायरी के पहले अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो 400-500 पॉइंट नीचे और गिरने का बैंक निफ्टी में रास्ता
खुल जाता है। ऊपरी स्तरों पर 21,500 पार करके अगर बैंक निफ्टी टिका तो फिर 21,800 22,000 तक की यात्रा ऊपर तक की बैंक निफ्टी एक्सपायरी से पहले कर सकता है। तो कुछ और वॉलेटिलिटी, कुछ और उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें योगदान सबका होगा, ग्लोबल मार्केट्स का भी, हमारे यहाँ की एक्सपायरी का भी, एफआईज और घरेलू फंड के एक्शन का भी। कल बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के अनिल जी, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लॉन्ग टर्म लिहाज से कहां पर स्टॉक खरीदना चाहिए विकास जी, अब ये आपसे जानना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म नजर किस शेयर पर होनी चाहिए? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए आज जो स्टॉक में रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक फार्मा क्षेत्र की मिड साइज कंपनी है। कंपनी का नाम है एफडीसी। ये कंपनी भी हाल ही में खबरों में थी जब इन्होंने कोविड की ड्रग फेविपिराविर को लॉन्च करा था। इसके अलावा कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। एक तो ऑप्थेल्मिक जो डिवीजन है इनका बहुत ही स्ट्रांग है और बाकी कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी अगर आप बाकी फार्मा कंपनी से कंपेयर करेंगे तो काफी सस्ते हैं। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल अराउंड 21 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 21% का है। एक जीरो डेट फार्मा कंपनी है जिसके पिछले 3 साल के अगर आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 21% की कैगर से ग्रोथ वहां पे दर्ज करी है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है जो करंट लेवल्स है अराउंड 335-340 के लेवल्स पे यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में इस स्टॉक में हम 450 के लेवल्स देख सकते हैं। जी, तो लॉन्ग टर्म लिहाज से एफडीसी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। चलिए अब जानते हैं कि कल वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके। तो कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ आज हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी। राजेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका बाजार आज और कल में। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज जिस तरीके की सेलिंग थी कल के सेशन के बाद आज भी कंटिन्यूटी में सेलिंग देखने को मिली, बट लोअर साइड पे निफ्टी जिस लेवल पे आज क्लोज हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इस एक्सपायरी के लिए। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आज लोअर साइड पे निफ्टी अपने आप को डिफेंड करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा था। 11,100 के लेवल पे मार्केट कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो हम एक काउंट्रा प्ले यहाँ पे कल के सेशन के लिए करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन की जो सेलिंग हुई उसमें अगर हम देखें तो काफी कुछ पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिखी और हमें लगता है कि यहाँ से एक पुलबैक के चांसेस बनते हुए दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो सजेस्ट कर रहे हैं कल के सेशन के लिए वो होगा 11,200 का कॉल ऑप्शन, जो कि आज क्लोज हुआ है 56 रुपीज के आसपास सितंबर सीरीज का। वो बाय करने की हम सलाह देंगे। उसमें 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और हमें लगता है कि यहाँ से निफ्टी में करीब 70 पॉइंट से 100 पॉइंट का एक पुलबैक जरूर बनना चाहिए बिफोर एक्सपायरी। तो इसमें जो टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो करीब 100 रुपए तक के टारगेट हमें लगता है इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो 11,200 का कॉल ऑप्शन 56 रुपए में बाय करना है, 25 रुपए स्टॉप लॉस रखेंगे, 100 रुपए के टारगेट होंगे। कल के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट में जो स्टॉक जो सेक्टर अभी यहाँ से परफॉर्म कर रहा है उसमें हमें आईटी सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें हम HCL टेक को बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन में। आज भी इतने वोलेटाइल मार्केट में भी आईटी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था और HCL टेक डे हाई की तरफ ही बंद होता हुआ दिखा है और ड्यूरिंग द सीरीज भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो 826 के आसपास क्लोज हुआ है HCL टेक, ये बाय करना है 815 के स्टॉप लॉस से और टारगेट होंगे इसके 845 तक के। बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमारे साथ कल के ऑप्शंस बताने के लिए, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। विकास जी, आपका भी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट हम तक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही।